हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की हम इस क्लास में कवर करेंगे साझेदारी संलेख का अर्थ और उसके तत्व, मतलब उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसको। तो देखिए, साझेदारी अभी हमने समझ लिया था कि साझेदारी कैसे काम करती, क्यों साझेदारी की आवश्यकता थी, साझेदारी को बनाने के पीछे के लॉजिक्स क्या थे, वो सब चीजें हमने समझी थी। अब इसमें हम समझेंगे कि साझेदारी संलेख होता क्या है। तो देखिए, साझेदारी जो संलेख होता है ना, वो एक तरह का आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि हमने कहा था कि जो अनुबंध होता है, साझेदारी कोई भी अगर पर्सन करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, दोनों लोग मिलकर के क्या करने वाले हैं, मिल करके काम करने वाले हैं। दोनों लोग साथ में आए और इन्होंने साझेदारी बनाने का निर्णय लिया। तो अब ये क्या कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं साझेदारी। एक तो मैंने कहा था कि ये दोनों बीच एग्रीमेंट किस तरह से हो सकता है कि दोनों ने अंडरस्टैंडिंग रखी अपनी, दोनों बैठे साथ में और काम करने लगे। इन्होंने प्रॉपरली कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखा। तो वो कैसा था, वो कैसा एग्रीमेंट था, तो वो था मौखिक, कि दोनों लोग आपस में उन्होंने केवल बातचीत कर ली। अब लिखित एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, लिखित एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या करेंगे, प्रॉपरली हम एक डॉक्यूमेंट लेंगे। प्रॉपरली क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा इस तरह से, और उसमें एक एक चीज लिखी जाएगी कि हमारी साझेदारी फर्म का नाम क्या है, ये लिखा जाएगा। उस कहाँ पर हमारा ऑफिस है, ये लिखा जाएगा। कौन कौन इसमें साझेदार हैं, उनके नाम लिखे जाएंगे कि ये साझेदार है, जैसे ए साझेदार है, बी साझेदार है, ये लिखा जाएगा। इनके एड्रेस लिखे जाएंगे। क्या कोई सैलरी मिलेगी तो वो लिखा जाएगा। क्या कोई कमीशन मिलेगा इन्हें तो वो लिखा जाएगा। क्या कोई इन्हें यहाँ पर बोनस मिलेगा तो वो लिखा जाएगा। कोई लोन देगा तो कैसे लोन का रिपेमेंट होगा, लोन का रिपेमेंट आपको कैसे करेगी साझेदारी फर्म, या लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, इसकी डिटेल होगी। कोई ड्राइंग करेगा तो कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग पर इंटरेस्ट अगर लगाया जाएगा तो किस रेट से लगाया जाएगा, सैलरी कैसे मिलेगी। तो हर एक बात जिस डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है, हर एक बात साझेदारी से रिलेटेड, हर एक बात जिस डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है, उस डॉक्यूमेंट को, जैसे ये डॉक्यूमेंट है इसमें हर एक बात लिखी हुई है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट को ही बोला जाता है साझेदारी संलेख। क्या कहा जाता है, साझेदारी संलेख। ठीक है। अब अगर ये साझेदारी संलेख नहीं है, क्या है, अगर ये साझेदारी संलेख नहीं है, मतलब नहीं बनाया गया, केवल दो लोग मिले ए और बी, जैसे हमारे एग्जांपल में ए और बी है, तो ए और बी दोनों आपस में मिले और काम करने लगे साझेदारी में, पर इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, कोई साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया, तो फिर इस केस में क्या होगा, जब इन्होंने कोई साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, फिर इनके ऊपर लागू होंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियम। मतलब पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वहां पर दिया हुआ है एक फॉर्मेट कि ये चीजों को आपको मानना होगा। फिर तो फिर क्या होगा, अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो फिर क्या नियम लागू हो जाएंगे, फिर लागू हो जाएंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं। मतलब जो उनके रूल्स हैं, जो कहां पर दिए हुए हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम में, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो दी हुई है, जो सिस्टम बना हुआ है, जो वहां पर रूल्स दिए हुए हैं, जो रेगुलेशन एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं, वही फिर फॉलो की जाएंगी। ठीक है। तो समझ में आया साझेदारी संलेख का मतलब एक सिंपल भाषा में हम कहें तो ये कहेंगे कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कैसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड हर एक बात की डिटेलिंग होती है, हर एक बात को उसमें लिखा जाता है कि ये सारी चीजें हैं, तो उसे कहा जाएगा साझेदारी संलेख। क्या कहा जाएगा उसे, साझेदारी संलेख। ये किस तरह का हो सकता है, तो ये लिखित भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है। अगर एक इजी क्वेश्चन एग्जामिनर को पिक करना होगा तो ये पूछ सकते हैं कि साझेदारी संलेख किस तरह से हो सकता है। तो साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, साझेदारी संलेख या तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। और दूसरा लिखा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से एग्जामिनर पिक कर सकता है, तो वो क्या पिक करेगा कि साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाया गया, मतलब साझेदारी संलेख अगर नहीं है, या साझेदारी संलेख अनुबंध, कोई भी अनुबंध नहीं किया गया है, तो फिर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में, मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कौन से रूल लागू होंगे, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होंगी। मतलब फिर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे, कौन से एप्लीकेबल एक्ट की बातें लागू हो जाएंगी, तो फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम की बातें लागू होंगी। और अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो फिर एग्रीमेंट की बात मानी जाएगी। मतलब दोनों में से जो चीजें अवेलेबल हैं वो लागू हो जाएंगी। जैसे अगर एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी हैं, कि एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर साझेदारों को सैलरी देनी चाहिए तो फिर हम सैलरी देंगे। बट अगर हमने कोई अनुबंध साझेदारी संलेख नहीं है, कोई भी संलेख साझेदारी फर्म ने नहीं बनाया, तो फिर क्या होगा, फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम के हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या व्यवस्था है, फिर इसको फॉलो करेंगे। ठीक है।
तो चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि भारतीय साझेदारी की स्थापना पर एक अनुबंध किया जाता है। क्या किया जाता है? एक अनुबंध किया जाता है। साझेदारी कैसी है? साझेदारी एक ऐसी है जिसका निर्माण कैसे होता है? तो अनुबंध से होता है। ठीक है, दो लोग मिलते हैं, अनुबंध करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तो साझेदारी की स्थापना एक अनुबंध द्वारा की जाती है। और अनुबंध कैसा हो सकता है? मतलब जो एग्रीमेंट है वो कैसा हो सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो सकता है? या तो वो कैसा होगा, या तो वो लिखित होगा मतलब रिटर्न में होगा, या कैसा होगा? ओरल होगा। दोनों रूप में हो सकता है, परंतु अनुबंध होना क्या है? आवश्यक है, मतलब ये होना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, भारतीय साझेदारी व्यवसाय की स्थापना करते समय साझेदारी से संबंधित सभी शर्तें एक पत्र पर लिखी जाती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि एक पत्र ले लिया जाता है, मतलब एक पेज ले लिया जाता है, उस पर सारी बातें लिख दी जाती हैं। यही पत्र क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है। यही पत्र क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई क्या कहलाता है ये? यही पत्र क्या कहलाएगा? साझेदारी संलेख कहलाएगा। समझ में आया ये डॉक्यूमेंट? यदि किसी कारणवश साझेदारों ने आपस में कोई अनुबंध नहीं किया, मतलब वो केवल दो लोग मिले और काम करने लगे पार्टनरशिप में, बट उन्होंने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या रेशो होगा, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसको किस रेशो में बांटा जाएगा, ऐसी कोई भी बातें उन्होंने नहीं करी, ऐसा कोई भी अनुबंध नहीं किया। तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होती हैं। तो फिर क्या लागू होगा? फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। समझ में आई बात? समझ में आया कंसेप्ट? बढ़े आगे। चलिए, तो अब ये हमने समझा कि क्या क्या होता है साझेदारी संलेख का। मतलब ये होता है कि इसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। तो अब क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, तो इन सब बातों को इसमें लिखा जाता है। ठीक है, इन सब बातों को इसमें लिखा जाता है। तो यही सब बातें इसमें आती हैं। क्या क्या आती हैं एक एक करके समझ लेते हैं, तो ताकि हमें पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, तो भारतीय साझेदारी संलेख जो है उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, उन पर एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी। तो जो फर्म बनाई गई है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम कि ए और बी मिलकर के एक फर्म बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों मिले और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप का निर्माण करेंगे और पार्टनरशिप में अपना व्यापार करेंगे। तो इन्होंने उस फर्म का जो नाम रखा है वो आ जाएगा। व्यापार का स्वरूप कैसा है, मतलब क्या काम करते हैं? जैसे दोनों मिलकर के ट्रेडिंग करते हैं या क्या करते हैं? तो जैसे मान लीजिए ये इनका कैसा है? होलसेल का काम है। कैसा काम है? होलसेल का काम है। तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा कि इनकी स्वरूप क्या है व्यापार का? तो ट्रेडिंग व्यापार है। स्थान मतलब वो वहां पर जहां पर इनका व्यवसाय है वहां उसका स्थान लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? साझेदारों के नाम। अब साझेदारों के क्या नाम है? दोनों के नाम जैसे लिखा जाएगा मिस्टर ए मिस्टर बी, उनके पते लिखे जाएंगे, मतलब उनका घर का पता क्या था, ये बातें यहाँ पर लिखी जाएंगी। और क्या लिखा जाएगा? साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात। जो सबसे एमपी क्या है? क्या लिखा जाएगा? साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात। मतलब ये दोनों लोग प्रॉफिट लॉस जो भी होगा साझेदारी फर्म से उसे कैसे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए 2:3, 2:3 में बांटेंगे, तो ये यहाँ पर मेंशन होगा कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो कैसा होगा? 2:3 का होगा। फर्म की पूंजी मतलब फर्म की टोटल पूंजी कितनी है? जो इनकी पार्टनरशिप फर्म है उसकी पूंजी कितनी है, उसमें साझेदारों के भाग कि किसने कितनी पूंजी लगाई है। जैसे मान लीजिए फर्म की टोटल पूंजी थी 1,00,000 रुपए की, कितने की थी? 1,00,000 रुपए की। तो अब इसमें से सपोज करिए इन्होंने कितनी लगा के रखी है? तो इन्होंने लगा कर रखी है 40,000 रुपए, तो ये लिखा जाएगा। और 60,000 रुपए, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगी? टोटल कैपिटल है जो वो है 1,00,000, उसमें से 40,000 किसने लगा के रखी है? तो वो लगा के रखी है ए ने। और बी ने कितनी लगा के रखी है? तो बी ने लगा के रखी है 60,000 रुपए। आहरण की धनराशि की आहरण कितना कर सकते हैं ये भी लिखा रहता है। लेखों को रखने की, हम जो अकाउंट रखेंगे वो कैसे रखेंगे, कौन कौन सी बुक बनाई जाएगी, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। उसके अनुसार फिर उसमें लिखा जाता है ऑडिट कराएंगे। ठीक है, अवधि डिसाइड करेंगे कि जो हम वित्तीय विवरण बनाएंगे वो अवधि क्या होगी। सामान्यतः अब सारे लॉज आ गए हैं कि इनकम टैक्स में आपको रिक्वायर होता है ऑडिट कराना, ये सब चीजें हैं। तो ये सब कारण से क्या हो गया? ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई है। मतलब ये क्या हो गया? अब लॉ को जैसा लॉ के अंतर्गत फॉलो करना पड़ता है उसी को रख लेते हैं। ठीक है, अब पूंजी हम रखेंगे तो पूंजी खाता बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो पूंजी खाता रखा जाएगा, चालू खाता रखा जाएगा। आहरण पर ब्याज की व्यवस्था, अगर हम ड्राइंग करेंगे तो क्या उस पर ब्याज लिया जाएगा? अगर हाँ ब्याज लिया जाएगा तो उसकी रेट क्या होगी? अगर हम ब्याज ले रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई साझेदार पार्टनरशिप फर्म से क्या करता है? अपनी पूंजी निकालता है, मतलब आहरण करता है। तो फिर उस आहरण पर क्या ब्याज लगाया जाएगा? अगर हाँ लगाया जाएगा तो रेट क्या होगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा कि हाँ भैया अगर कोई साझेदार क्या करता है? पूंजी का आहरण करता है तो उसे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा 10% की ब्याज की दर होगी।
तो अब क्या होगा, अगर कोई साझेदार पैसे निकाल रहा है तो फिर उस पर क्या होगा, आहरण किया जा रहा है तो फिर क्या लगाया जाएगा, उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज किस रेट से लगाया जाएगा, 10% से लगाया जाएगा। साझेदारी फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की व्यवस्था। अब मान लीजिए साझेदारी फर्म में ये पूंजी तो लगा के रखी थी साझेदारों ने, कितनी, 40,000 और 60,000, बट अब पैसों की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो क्या किया जाए, तो फिर क्या करा, जो साझेदार थे उन्होंने पूंजी के रूप में नहीं दिया, क्योंकि पूंजी के रूप में देंगे तो क्या दिक्कत आती है कि फिर वो पैसे नहीं मिलते हैं, बाद में मिलते हैं ये पैसे। जब अभी हम आगे पढ़ेंगे भी समापन, तो उसमें एक कैटेगरी बनती है कि आउटसाइडर को सबसे पहले पेमेंट किया जाता है इस तरह से। तो क्या होता है, कई बार ऋण ऋण को पहले चुकाया जाता है, मतलब कैपिटल, जब पूंजी समापन हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो कैपिटल चुकाई जाती है वो सबसे एंड में चुकाई जाती है, उससे पहले क्या दिया जाता है, साझेदारों को उनके ऋण का भुगतान किया जाता है। तो फिर क्या करते हैं, साझेदार ऋण के रूप में देंगे तो, और नॉर्मली क्या होता है कि जो ऋण पर अगर ब्याज दिया जाता है ना तो उसकी रेट भी ज्यादा होती है, तो इसलिए, तो अब मान लीजिए ऋण दिया जाएगा, जैसे किसी साझेदार ने ऋण दिया तो उस पर ब्याज कितना दिया जाएगा, सपोज के लिए 12%। तो अगर कोई साझेदार क्या करता है, अपनी पूंजी के ऊपर कोई पैसे देता है ऋण के रूप में, तो उस पर क्या ब्याज मिलेगा, उसे 12% से ब्याज मिलेगा। क्या किसी साझेदार को वेतन मिलेगा, मतलब कोई सैलरी देंगे, हम बोनस देंगे, कमीशन संबंधी नियम कि एक हमने बना दिया कि अगर कोई सेल करता है पार्टनरशिप फर्म की तो उसको कमीशन भी मिलेगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, हर एक बात, मतलब साझेदारी संलेख का मतलब ये होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट कि इसमें हर एक बात लिखी जाती है, मतलब छोटी से छोटी बात को यहाँ पर लिखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर में जब भी इस तरह की परिस्थितियां आए तो कोई विवाद उत्पन्न ना हो, क्योंकि दोनों लोग काम कर रहे हैं, सब अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो क्या हो, किसी भी मुद्दे पर या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये ना हो कि इस पर फिर विवाद हो। तो इसलिए क्या किया जाता है, हर एक चीज को बड़ी ही ध्यान से इसमें मेंशन किया जाता है। अब जैसे साझेदारी में कोई परिवर्तन होगा, जैसे कोई नया साझेदार आ रहा है या पुराने साझेदार क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, है ना, रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो फिर क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी गुडविल का वैल्यूएशन। तो उसकी मूल्यांकन की विधि क्या होगी, मतलब उसकी, हमने कई सारी विधियां होती है गुडविल कैलकुलेशन की, तो कौन सी विधि से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। साझेदारों के प्रवेश, किस प्रकार से किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा, कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है, और मृत्यु संबंधी नियम की, अगर कोई साझेदार मर गया, किसी की मृत्यु हो गई मीन्स, तो वो उस समय क्या क्या रूल फॉलो होंगे, क्या ध्यान रखा जाएगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, नए साझेदार का प्रवेश कैसे करेंगे, ये सारी बातें लिखी जाती है। अगर कोई साझेदार क्या हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब दिवालिया हो गया, तो दिवालिया होने के केस में अगर वो क्या हो गया, वो हो गया दिवालिया, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगी, उसकी पैसे कम पड़ जाएंगे। दिवालिया होने का मतलब ही क्या है, दिवालिया होने का मतलब एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि दिवालिया होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मिस्टर ए के ऊपर जो लोन थे, मिस्टर ए के ऊपर लोन थे, वो कितने थे, लोन थे 1 लाख रुपए के, ठीक है, लोन कितने के थे, 1 लाख रुपए के, और उनकी संपत्तियां कितनी थी, उनकी संपत्तियां थी 40,000 की। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने लोन को कितना नहीं चुका पाएंगे, 60,000 रुपए नहीं चुका पाएंगे। तो इस स्थिति को फिर क्या कहा जाएगा कि मिस्टर ए अपनी लाइबिलिटी को पूरा भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो दिवालिया हो जाएंगे, ठीक है, ये कोर्ट के पास जाते हैं, फिर इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ये क्योंकि अपनी दायित्वों को चुकाने में क्या है, सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजी की कमी हो जाएगी, मतलब जो कमी रहेगी, जब दिवालिया हो जाएंगे तो कमी हो जाएगी, तो कमी को जो बाकी साझेदार हैं वो किस अनुपात में अपनी पूरी करेंगे, तो उसको भी यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अगर फर्म का विघटन होगा तो विघटन कैसे किया जाएगा उसका लिखा जाएगा, और कोई चीजें भी यहाँ पर लिखी जाती है, कुछ अनुपस्थिति में फिर क्या नियम लागू होंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियम लागू होंगे, इस तरह की पूरी बातें, एक एक बातें हम क्या लिखते हैं, इस साझेदारी संलेख में लिखी जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, साझेदारी संलेख का उद्देश्य बनाने का उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है इसका, वो ये होता है कि इन फ्यूचर में अगर कभी भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो साझेदारों के बीच में क्या हो, साझेदारों के बीच में विवाद ना हो कि मैं ऐसा चाहता था, आप ऐसा चाहते थे, तो उन सब विवादों को दूर करने के लिए और साझेदारी को पूरी अच्छे तरह से चलाने के लिए ही साझेदारी संलेख का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए अब कोई इन फ्यूचर में किसी साझेदार ने क्या दिया, ऋण दिया, क्या दिया, ऋण दिया, अब लोन दिया, अब लोन देंगे तो फिर उस पर उनको ब्याज मिलना चाहिए। तो एक साझेदार मिस्टर बी कह सकते हैं कि नहीं मिस्टर ए आपने लोन तो दिया है पर आपको 10% से मिलना चाहिए, तो मिस्टर बी कह सकते हैं मुझे ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए। तो ऐसा विवाद ना हो तो इसलिए पहले से ही व्यवस्था है कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन देगा तो उसे कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा, 12%, ठीक है। तो ये सारी बातें। अब क्या होता है, कई बार मैंने आपको कहा ना कि बिना साझेदारी संलेख के भी साझेदारी का निर्माण किया जा सकता है, जैसे ये अनुबंध नहीं है, तो फिर क्या होता है, फिर कौन से नियम लागू होते हैं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लागू होंगे, प्रोविजन लागू होंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम की जो प्रोविजन है, जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू होंगी।
तो उसमें क्या क्या बोला गया है यहाँ पर अब उसे पढ़ते हैं, और इसमें कौन कौन से IMP पॉइंट होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो भारतीय साझेदारी, तो अब यह क्या है, कौन से नियम लागू होंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियम लागू होंगे। कब लागू होते हैं ये, जब क्या हो, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, मतलब अगर संलेख बना है, अगर हमारे पास संलेख बना हुआ है, क्या हुआ है, मतलब हमारे पास संलेख साझेदारी फर्म ने बना कर रखा है, ठीक है, बना कर रखा है, और उसमें लिखा है कि लोन पर 12% ब्याज दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, लोन अगर किसी साझेदार ने दिया तो उस पर क्या ब्याज दिया जाएगा, 12% से ब्याज दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर किससे कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा, तो फिर 12% ही ब्याज दिया जाएगा। मतलब साझेदारी संलेख भारतीय पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन कब लगेंगे, कब इनके नियम लागू होंगे, जब ये संलेख नहीं होगा, मतलब ये जब नहीं बना होगा संलेख, तब नियम लागू होंगे। किसके लागू होंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियम लागू होंगे। अगर संलेख बना हुआ है तो फिर किसके प्रोविजन को फॉलो करेंगे हम, संलेख के, कि इसमें जो जो बातें लिखी हैं, फिर इस डॉक्यूमेंट में जो जो बातें लिखी हैं उसको फॉलो किया जाएगा। फिर हम साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रोविजनों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। कब ध्यान देंगे, जब कोई भी हमारा संलेख नहीं बना हुआ है तब हम आएंगे यहाँ पर, या बना हुआ तो है, मतलब संलेख तो बना है पर उसमें प्रोविजन ही नहीं है, तो भी फिर क्या होगा, फिर कौन लागू होगा, मतलब या तो संलेख नहीं बना है तो हम भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियमों को देखेंगे, या संलेख तो बना है बट उसमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी बातें के लिए साइलेंट है, मतलब हमारा जो एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, जो हमारा साझेदारी संलेख है वो साइलेंट है। जैसे मान लीजिए ए और बी, मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, कुछ कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए, ठीक है, एक मिनट समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक तो केस क्या हुआ, एक केस ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हुआ, ए और बी दोनों मिले और इन्होंने क्या किया, अपनी एक साझेदारी फर्म बनाई और बड़े आराम से काम करने लग गए। क्या इन्होंने कोई संलेख बनाया, तो नहीं, इन्होंने कोई संलेख नहीं बनाया। ये तो अपना व्यापार कर रहे हैं प्रॉपरली, और इन्होंने कोई ना तो मौखिक ना तो कोई लिखित किसी भी तरह का कोई इन्होंने क्या करा, कोई एग्रीमेंट नहीं करा, कोई साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं करा। तो अब क्या होगा, अब इस केस में क्या फिर प्रोविजन लागू होंगे, इनके सारे चीजों के लिए प्रोविजन किसके लागू हो जाएंगे, भारतीय साझेदारी अधिनियम में जो जो बातें कर रखी हैं उनको लागू किया जाएगा। फिर जो भी भारतीय साझेदारी अधिनियम में लिखा होगा उसको इन दोनों को मानना होगा, और सारे जो साझेदारी का संचालन फिर कैसे होगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियमों के अनुसार। ठीक है, ये हो गई बात। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ये दूसरा एग्जाम्पल है कि ए और बी दोनों मिले, ठीक है, ए और बी दोनों मिले और इन्होंने एक संलेख का निर्माण कर लिया, मतलब प्रॉपरली उसमें हर एक बात को यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, हर एक बात को। जैसे मान लीजिए सैलरी तो मिलेगी, सैलरी, बोनस तो बोनस भी दिया जाएगा, कमीशन किसी साझेदार को दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा, अगर कोई साझेदार लोन लेता है तो उसको 15% से मान लीजिए ब्याज दिया जाएगा। ऐसी सारी एक एक बातें यहाँ पर लिखी हुई है, हर एक बात लिखी हुई है। तो फिर किसको फॉलो किया जाएगा, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म को पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण दिया जाता है, मतलब कोई लोन दिया, तो उसे 6% वार्षिक की दर से क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो अब क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पर इन्होंने अपना एक संलेख बनाकर रखा और उसमें इस बात को मेंशन किया हुआ है कि लोन पर 15% ब्याज दिया जाएगा। तो फिर क्या फॉलो करेंगे हम, फिर हम फॉलो करेंगे 15% को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संलेख बना हुआ है। ये नियम कब लागू होते हैं, जब ये संलेख नहीं बना होता। तो अब यहाँ पर तो संलेख बना हुआ है, उसमें लिखा भी हुआ है कि 15% से ब्याज दिया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कोई अगर साझेदार क्या देता है, कोई साझेदार अगर लोन देता है तो फिर क्या फॉलो करेंगे हम कि भैया उसे 15% से आपको क्या देना है, ब्याज देना है। समझ में आई बात। यहाँ पर प्रोविजन भले ही 6% का हो, ये लागू ही नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि ये लागू कब होता, जब हमारा संलेख नहीं बना होता। पर यहाँ पर तो हमने साझेदारी संलेख बना के रखा है, तो फिर उसमें जो बात लिखी है हम उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि ए और बी दोनों जने मिले और उन्होंने साझेदारी फर्म का निर्माण करा और संलेख भी बनाया। ठीक है, संलेख भी बनाया, उसमें हर एक बात लिखी। इन्होंने जो जो इनको याद थी उन्होंने हर एक बात लिख ली कि बोनस दिया जाएगा, हाँ दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। बट क्या हुआ, इन्होंने लोन का जो पॉइंट था ना कि लोन पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात पर ये क्या रहे, साइलेंट रहे। मतलब ये पॉइंट लिखना ही भूल गए। मतलब ये मानो कि लोन वाली बात यहाँ पर लिखी ही नहीं है। ठीक है, लोन वाली बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, है ना, लोन की बात यहाँ पर लिखी हुई नहीं है।
तो अब क्या होगा, अब लोन की बात लिखी है कि कोई साझेदार लोन देगा तो कितना ब्याज मिला जाएगा, नहीं, ये बात ही मेंशन नहीं है। तो फिर इस केस में क्या होगा, तो फिर इस केस में कौन लागू हो जाएगा, फिर इस केस में भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे। मतलब अब इनके उसमें तो लोन की कोई बात ही नहीं बोली थी कि उस पर क्या ब्याज दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर कौन सा प्रोविजन लागू हो जाएगा, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। और फिर कोई भी अगर साझेदार लोन देगा तो उसको कितना % ब्याज मिलेगा, तो उसे 5% ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ गई। मतलब अगर इसको समराइज करेंगे अगर हम इस बात को, तो वो ये आएगी कि अगर देखिए, अगर संलेख बना है उसमें ये हमने लिखा है ना, अगर हमारा क्या बना हुआ है, संलेख बना हुआ है, और यहाँ पर संलेख है और यहाँ पर एक्ट है, ठीक है। तो अगर संलेख ने कोई बात बोल रखी है तो फिर हम उसी की बात मानी जाएगी, फिर एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। अगर संलेख क्या है, साइलेंट है, संलेख साइलेंट है, तो फिर किसकी बात मानेंगे, फिर एक्ट की बात मानेंगे, जो एक्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और संलेख में लिखा तो है बट वो उस पॉइंट पर क्या है, साइलेंट है, उस पॉइंट पर साइलेंट है, मतलब उस पॉइंट पर कुछ बोल पा रहा है, वो नहीं बोल पा रहा है। तो फिर क्या होगा, बाकी के लिए तो हम संलेख को फॉलो करेंगे, मतलब जो आपने साझेदारी संलेख बनाकर रखा है उसको फॉलो करेंगे, और जो पॉइंट पर वो साइलेंट था उस पर कहाँ क्या अप्लाई हो जाएगा, हमारा एक्ट अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात, पूरा समराइज समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। तो ये पूरा साझेदारी संलेख का मेन कंसेप्ट है कि अगर एक्ट साइलेंट है तो फिर हम क्या करते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। अब इसमें क्या क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जो आईएमपी पॉइंट होगा वो मैं बता दूंगा, सबसे बड़ा आईएमपी पॉइंट है इसमें ये, ठीक है, कि अगर साझेदारी संलेख में कोई नहीं बोला गया तो फिर ऋण पर ब्याज कितने % से दिया जाता है, तो ऋण पर ब्याज 6% से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म को पूंजी के अतिरिक्त कोई ऋण दिया जाता है, मतलब कौन दे रहा है यहाँ पर ब्याज, यहाँ पर ब्याज दे रहा है किसी साझेदार द्वारा, मतलब पार्टनर ही दे रहा है, और वो क्या दे रहा है, अपनी पूंजी के अलावा, पूंजी के अलावा एडिशनल कोई देता है लोन, तो फिर उस पर क्या मिला जाएगा, फिर उस पर उसको जो लोन पर ब्याज मिलेगा वो मैक्सिमम कितना % मिलेगा, 6% मिलेगा, ठीक है। चलिए, फर्म के किसी भी साझेदार को उसके द्वारा किए गए कार्य के बदले क्या सैलरी नहीं दी जाती है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सैलरी जो है, सैलरी या कोई किसी भी तरह का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक साझेदार को क्या होता है, प्रत्येक साझेदार को यहाँ पर भाग लेने का अधिकार होता है, मतलब वो अपनी जो व्यापार है, साझेदारी फर्म का व्यापार है, वहां पर क्या कर सकता है, वो पार्टिसिपेशन कर सकता है, भाग ले सकता है। दूसरा क्या है, साझेदारी फर्म की पुस्तकों को देखने का मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको देख सकता है, वो है ना, उसको देख सकता है हर एक बातों को, और उनकी जांच कर सकता है, ठीक है, स्क्रूटनी कर सकता है, और क्या है, उनकी फोटोकॉपी, प्रतिलिपि का मतलब फोटोकॉपी प्राप्त करने का भी उसके पास क्या होता है, राइट होता है, मतलब कॉपी प्राप्त करने का राइट होता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी कॉपी प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो तीसरा 4th नंबर का पॉइंट भी आईएमपी है कि लाभ हानि की दशा में साझेदारों के बीच कैसे बांटा जाएगा ये लाभ हानि, तो ये लाभ हानि बांटा जाएगा समान अनुपात में, मतलब इक्वल रेशो में, ठीक है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए और बी दो साझेदार थे, तो कैसे बांटेगा, 1:1 के रेशो में इनके बीच में क्या बांटी जाएगी, साझेदार प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा। क्या कोई पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, और ना ही कोई आहरण पर, मतलब अगर कोई साझेदार क्या करता है, ड्राइंग करता है तो ब्याज भी नहीं लिया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 याद रखिएगा, आईएमपी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक इजी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को पिक करना होगा तो वो पिक कर सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ये पॉइंट नंबर 7 पर पूछ लेंगे कि पूंजी के अतिरिक्त अगर लोन दिया जाता है तो ये किस पर बात की जा रही है, लोन पर बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, है ना, ऋण पर बात की जा रही है, ये ब्याज किस पर दिया जा रहा है, ऋण पर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा साइड में कि किसकी बात की जा रही है, ऋण की, लोन की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या ड्राफ्ट कर सकता है, एग्जामिनर जो मुझे लगता है कि एग्जामिनर ड्राफ्ट करेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन वो किस तरह से पिक करेगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में मतलब उन्होंने कोई संलेख नहीं बना हुआ है, ठीक है, उसके अभाव में साझेदारों को उनकी पूंजी पर, यहां पर वो क्या लिखेंगे, पूंजी पर, लोन पर नहीं, ये वर्ड लिख करके देंगे, मतलब कैपिटल पर, पूंजी पर, पूंजी मतलब कैपिटल पर, कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है, कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है, क्या लिख करके देंगे वो, कैपिटल, ये वर्ड लिख करके देंगे वो यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल या पूंजी, पूंजी पर ब्याज, है ना, ये वर्ड लिख करके देंगे आपके क्वेश्चन में। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि एबीसी फर्म, एक एबीसी लिमिटेड है जिसमें 3 साझेदार हैं, एबीसी 3 साझेदार हैं, साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, साझेदारी संलेख के अभाव में इनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, किस पर दिया जाएगा,
पूंजी पर, कैपिटल पर ब्याज दिया जाएगा उसका प्रतिशत होगा 12%, 6%, 18% या 24%। क्या लिखेंगे वो? 12, 6, 18, 24, इस तरह से वो लिख करके दे सकते हैं। तो हमारे दिमाग में ये क्लिक नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। हमारे दिमाग में ये क्लिक कर सकता है, बच्चे के दिमाग में, आपके दिमाग में, किसी के भी दिमाग में, कि 6% से ब्याज देना है। तो वो किस पर देना है? वो लोन पर देना है। ध्यान रखिएगा, वो किसकी बात की जा रही है? लोन की बात की जा रही है ना। ये बात ध्यान के रखिएगा कि लोन की बात की जा रही है। तो वो किस पर, क्वेश्चन किस पर पूछा है? पूंजी पर। किस पर पूछा है? पूंजी पर पूछा उन्होंने, कैपिटल पर। तो कैपिटल पर कोई ब्याज देंगे क्या? नहीं देंगे। तो वहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मान लीजिए उन्होंने दिया 18, 6, 24 और नील, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नील, है ना। इस तरह से वो क्वेश्चन देंगे, एक आधी पॉइंट उड़ा करके वो 4 पॉइंट में से एक जगह नील लिख देंगे या इनमें से कोई नहीं लिख देंगे, जिससे क्या लिखेंगे कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 6% से, 12% से, 18% से या नील, ये दे देंगे वो। किस पर? पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। 6% से, 12% से, 18% से या नील। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नील। पूंजी पर ब्याज ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है। या क्या लिखा जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कब बात की जा रही हो, कैपिटल पूंजी पर बात की जा रही हो, तो हम क्या बोलेंगे? इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में इस पर ड्राफ्ट हो सकता है। और ये याद रखिएगा, और दूसरा याद रखिएगा लोन पर। ये 2 पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 इजी है कि सभी साझेदारों की सहमति से ही क्या कर सकते हैं? प्रवेश ले सकते हैं। मतलब एक नए साझेदार, एक नए पार्टनर को हमें साझेदारी फर्म में क्या करना है? पार्टनर बनाना है। तो कब बना सकते हैं? बाकी सभी साझेदारों की अप्रूवल से। मतलब वो सब साझेदार हमें बोलेंगे, बाकी साझेदार की हाँ नए को पार्टनरशिप में एडमिशन ले लीजिए, तो लेंगे। और अगर कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है तो भी क्या होगा? कैसे अवकाश ग्रहण कर सकते हैं? सभी साझेदार, मतलब बाकी साझेदारों की उनको सहमति लेनी होगी, तभी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, 9 थोड़ा सा आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछ सकते हैं कि यदि किसी साझेदार द्वारा जानबूझकर, मतलब क्या कर रहे हैं वो? इंटेंशनली। जानबूझकर का मतलब इंटेंशनली, उन्हें पता है और जानबूझकर क्या कर रहे हैं वो? लापरवाही कर रहे हैं। मतलब उनकी केयरलेस के कारण क्या हुआ है? कोई भी हमें हानि हुई है के कारण क्या हुई है? हानि हुई है। तो उसकी क्षतिपूर्ति भी कौन करेंगे? वही साझेदार करेगा जिसके कारण ये हुआ है। मतलब लॉस हुआ है। लॉस किसके कारण हुआ है? देखिए, लॉस हुआ है किसके कारण हुआ है? किसी पार्टनर के कारण हुआ है। मतलब उसकी गलती के कारण, जानबूझकर करा है। मतलब उसने गुड फेथ में काम कर रहा था और नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं है। यहां पर बात किसकी की जा रही है? इंटेंशनली, जानबूझकर। मतलब उसकी इंटेंशन थी लॉस करने की। तो अगर कोई जानबूझकर करता है तो फिर कौन क्षतिपूर्ति करेगा? तो फिर क्षतिपूर्ति वो साझेदार करेगा, वो पार्टनर करेगा जिसके कारण ऐसा हुआ है। बट लॉस हुआ है, देखिए लॉस हुआ है, बट इसमें उस पार्टनर की कोई गलती नहीं थी। मतलब जो साझेदार था ना, उसने ईमानदारी से काम करा, उसने अपना पूरा ड्यू केयर रखा, कंपनी का जो काम करना था, साझेदारी फर्म का जो उसको काम करना था, उसने बड़े अच्छे से करा, ईमानदारी से काम करा, और फिर लॉस हो गया। तो फिर ये लॉस अगर हो गया तो फिर इस लॉस को कौन बियर करेगी? फिर फर्म बियर करेगी। मतलब अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है और कोई लॉस हो गया तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगी? फर्म करेगी, क्योंकि ईमानदारी से पार्टनर काम कर रहा है, एजेंट होता है वो पार्टनर फर्म का। तो उसने ईमानदारी से काम करा और लॉस हो गया, तो अब इसमें उसकी क्या गलती? उसने तो उस व्यक्ति ने तो बड़े ईमानदारी से काम करा था। तो फिर कौन बियर करेगी? फिर फर्म बियर करेगी। बट उसके कारण जानबूझकर उसने लापरवाही करी, उसके कारण लॉस हुआ। तो भाई तुम्हारी गलती, तुमने ऐसी गलती क्यों करी? जानबूझकर क्यों करा ऐसा नुकसान? हम, और ये एकदम जेन्युइन रीजन है, एक सामान्य बात है कि किसी के कारण हुआ है, जानबूझकर हुआ है तो फिर उससे लो। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर कोई पार्टनर ने जानबूझकर के गलती करी है तो फिर किससे पैसे लिए जाएंगे? उस पार्टनर को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि अगर किसी साझेदार ने फर्म की व्यक्तिगत संपत्ति, मतलब किसकी संपत्ति है? फर्म की संपत्ति, मतलब उसकी पर्सनल एसेट नहीं है, फर्म की है। फर्म की एसेट किसकी है? फर्म की एसेट है, फर्म का नाम है। उसने उससे व्यापारी संबंध या फर्म के नाम का प्रयोग करके क्या करा है? कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया। मतलब एक फर्म का, मान लीजिए एक फर्म की, कह रहे ना, इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक फर्म के पास थी एक ट्राला था, एक ट्रक था, एक ट्रक, जो बड़े ट्रक होते हैं ना, ये ट्रक था। अब ये किसका ट्रक था? ये ट्रक जो था वो किसका ट्रक था? वो फर्म का ट्रक था। या एक जेसीबी थी, एक जेसीबी, है ना, एक जेसीबी थी, है ना, ये जेसीबी, ठीक है, ये जेसीबी थी एक फर्म की। तो ये किसकी थी? ये कोई एक व्यक्ति की नहीं थी। मान लीजिए एक फर्म में 3 साझेदार हैं। कौन 3 साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं ABC, ठीक है, ABC 3 साझेदार हैं। अब ये जेसीबी और ये ट्रक किसका था? ये फर्म का था। मतलब तीनों लोगों ने मिलकर के इसको खरीदा था। तो अब क्या करा? एक दिन मिस्टर ए ने ये दोनों चीजों को,
ये जेसीबी को और ये ट्रक को यूज करा और अपना एक काम कर लिया, अपना एक पर्सनल काम कर लिया, या किसी व्यक्ति को उधार दे दिया और इससे उनको क्या मिले, इससे उनको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो भैया ये आपने यूज किसका करा, ये ट्रक और ये जेसीबी किसकी है, आपकी अकेले की थोड़ी ना, ये तीनों लोगों की है। आपने इसको यूज करके प्रॉफिट कमा लिया तो ये प्रॉफिट आपका थोड़ी ना, हमारा है। तो फिर इनको ये सारी डिटेल किसको देनी पड़ेगी, फर्म को देनी पड़ेगी। सारी डिटेल भी देनी पड़ेगी कि आपने कहाँ यूज करा था, और जो ये प्रॉफिट कमाया है ना 10,000 का, ये प्रॉफिट पर भी हक किसका है, ये प्रॉफिट पर भी हक है फर्म का। समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट है आईएमपी, बाकी सब इजी इजी है। चलिए, यदि साझेदारी फर्म का निर्माण एक निश्चित अवधि और विशेष उद्देश्य के लिए होता है, मतलब किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है, आगे हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे भी, तो एक निश्चित अवधि मतलब हमने मान लिया कि 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए होता है, और अगर वो अवधि क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है, तो फिर क्या होगा, और फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं, तो सभी साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य कैसे हो जाते हैं, अंतर नहीं होगा, मतलब सबके कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सब एक जैसे राइट और सब्जेक्ट के एक जैसे, राइट और लाइबिलिटी सबके एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, जो अधिकार और कर्तव्य है उनके, वो सब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, साझेदारी की शक्तियों की। अब साझेदार को शक्तियां, मतलब साझेदार को कुछ पावर देंगे तो ही तो वो काम कर पाएंगे। तो क्योंकि हमने पढ़ा है अभी तक कि साझेदार और साझेदार क्या होते हैं, साझेदारी और साझेदार में क्या होता है, दोनों कैसे संबंध होते हैं, दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप होते हैं। तो एजेंट और प्रधान का संबंध होता है। ठीक है, एजेंसी रिलेशनशिप होते हैं, हम इनकी जो विशेषताएं उसमें भी पढ़कर आए। तो दोनों के बीच में संबंध कैसा है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, प्रधान और एजेंट का संबंध है। तो अब कुछ काम करने के लिए इनके पास पावर होंगे तभी ये काम कर पाएंगे। तो साझेदार को कई सारे पावर होते हैं काम करने के, बट उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि देखिए अगर साझेदार को हर तरह का पावर दे दिया जाएगा, क्योंकि हम आगे पढ़ करके भी आए हैं, पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि उसमें क्या है कि देखिए अगर कोई भी साझेदार कोई काम करता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 साझेदार हैं, 3 साझेदारी फर्म में, 3 साझेदार हैं एक साझेदारी फर्म में। अब इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो ए है अगर वो कोई काम करता है तो वो उसके लिए कौन कौन बाउंड होंगे, तो बी और सी और ए खुद, मतलब ये तीनों लोग बाउंड होंगे, भले ही काम किसने करा है, अकेले ए ने करा है। मतलब ए कोई काम करेगा तो उसके लिए बी और सी भी लायबल होंगे, ये भाग नहीं सकते, मतलब ये मना नहीं कर सकते कि हम लायबल नहीं है, ये काम तो केवल ए ने करा है, आप ए से जाकर के। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में, साझेदार भी आपस में क्या होते हैं, प्रधान और एजेंट का संबंध करते हैं। मतलब अगर ए कोई काम कर रहा है तो उसे ऐसा माना जाएगा कि वो बी और सी का क्या है, एजेंट है। तो जो भी काम ए करेगा उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मतलब पूरी पार्टनरशिप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो इसीलिए इनको कुछ राइट दिए गए हैं, पर उसमें रिस्ट्रिक्शन भी इसलिए लगाई गई है क्योंकि कुछ बड़े काम कर लें। मतलब मान लीजिए कल से ऐसे तो ए फिर गए एक दिन ए उठे और उन्होंने क्या करा, सारी की सारी अपनी जो भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी संपत्तियां थी वो बेच डाली। ठीक है, एक दिन ए गए क्योंकि उनको क्या बोला गया है, एजेंट है ये साझेदारी फर्म के, तो ऐसे तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही बेच देंगे और बी और सी को पता भी नहीं लगेगा और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो साझेदार को पावर तो दिए गए हैं, बट उसकी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि हाँ ये काम तो आप बिना मर्जी के भी कर लेंगे तो जरूरी है, मतलब डे टू डे लाइफ वाले काम। मतलब यहाँ पर जो पावर दी गई है ना साझेदारों को, वो पावर दो भागों में बांटी गई है। एक तो ऐसे पावर दिए गए हैं जो आप आराम से काम करिए, इसके लिए कोई आपको पूछने की जरूरत नहीं, मतलब बी और सी से इसके लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, आप खुद भी करेंगे तो ये माना जाएगा कि पूरी पार्टनरशिप फर्म में करिए, हर एक साझेदार की इसमें अप्रूवल है। बट कुछ मेजर काम होते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो पूरी पार्टनरशिप पर इफेक्ट डालेंगे, जो बाकी साझेदारों के भी ऊपर इफेक्ट डालेंगे, तो उसमें क्या कराए, फिर उसके लिए आपको बाकी सारे साझेदारों की भी क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब हम उसको कवर अप कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। तो देखिए साझेदारों के पास कुछ मामलों में कार्य करने की शक्तियां होनी चाहिए, मतलब उनके पास पावर होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास कोई पावर नहीं होगा तो वो काम कैसे करेंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक इसके विपरीत कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं दिया जाए, साझेदारी की ओर से एक साझेदार द्वारा किए गए कुछ अनुबंध, यहां तक कि अन्य साझेदार, मतलब भागीदार का मतलब क्या होगा, अन्य पार्टनर्स से परामर्श के बिना भी फर्म पर बाध्यकारी होते हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि ए और बी सी अगर 3 साझेदार हैं, तो अगर ए ने कोई काम करा है और उसके लिए अप्रूवल भी नहीं ली, बी और सी को तो मतलब पता भी नहीं है, तो भी बी और सी क्या होंगे, उसके लिए बाउंड होंगे, मतलब वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी भी पूरी लाइबिलिटी होगी, जितनी लाइबिलिटी कितनी है, एक ही है। तो ये है।
ठीक है। एक व्यापारिक फर्म के मामले में साझेदारों को निहित शक्तियां निम्नलिखित है, मतलब उनको क्या क्या पावर है वो सारी बातें यहाँ पर है। मतलब ये एक ऐसे पावर है जिनके लिए आपको अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर ए ने कोई काम कर दिया ये वाला काम, तो ये माना जाएगा कि ये काम बी और सी की भी अप्रूवल के साथ हुआ है और इसके लिए बी और सी भी बाउंड होंगे, भले ही इनकी अप्रूवल मतलब इनसे सहमति ली गई है या नहीं ली गई है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर ए ये काम करता है तो इसके ऊपर बाउंड हो जाएंगे, मतलब बाकी साझेदार भी बाउंड हो जाएंगे, भले ही ये काम कौन कर रहा है, अकेला ए ही कर रहा है। अब क्यों? क्योंकि देखिए जो यहाँ पर अभी काम देखेंगे ना आप, नॉर्मली उसको ऐसा देखा जाइए कि वो डेली रूटीन के काम है, मतलब साझेदारी फर्म के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है और हर एक काम के लिए फिर हम अप्रूवल ही लेते रहेंगे तो काम कब करेंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे काम है डेली रूटीन वाले जिनकी जरूरत थी तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया और उसकी अप्रूवल आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। जैसे माल की खरीदी और बिक्री, तो अब माल की खरीदी बिक्री एक डेली रूटीन का काम है। इसके लिए फर्म की ओर से भुगतान प्राप्त करना और वैध रसीद देना, मतलब कोई अगर पेमेंट कर रहा है कोई व्यक्ति फर्म को तो उसका पेमेंट भी ले सकते हैं बिल्कुल। फर्म के नाम पर एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट बिलों को क्या करना, चेक करना, मतलब कोई अगर हमें क्या दे रहा है, प्रॉमिसरी नोट दे रहा है या बिल ऑफ एक्सचेंज में हमको क्या दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, बिल्स पेबल दे रहा है, तो उसको मानना। और क्या करना, जो बिल्स रिसीवेबल है हम उसको बट्टा भी करा सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम समर्थन भी दे सकते हैं, मतलब बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई काम है तो वो कर सकते हैं। माल की सूची मतलब क्या हुआ, जो स्टॉक है उसको गिरवी रख करके क्या लेना, पैसा उधार लेना, या बिना स्टॉक को गिरवी रखे क्या करना, पैसा उधार रखना। तो ये सारे काम भी हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और दूसरा, फर्म की ओर से मतलब कोई व्यक्ति को नियुक्त करना, मतलब एक क्या करना, एक नौकर को या हम कहें कि एक एम्प्लॉय को नियुक्त करना। तो ये एक ऐसे काम है जो बिना किसी अप्रूवल के, मतलब किसी और साझेदार की अप्रूवल के बिना भी आप ये काम कर सकते हैं। बट अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको क्या चाहिए, जिनके लिए हमें अप्रूवल चाहिए, मतलब अगर बी और सी के लिए पहले अप्रूवल चाहिए रहेगी तभी ये वो काम करेगा, तो ही वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो उसको क्या मानेंगे हम, वैलिड नहीं मानेंगे। तो वो कौन कौन से काम होते हैं, अब उसको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो ये सारे काम समझ में आए। अब इसके बाद आ जाते हैं ये वाले काम जिनके लिए आपको प्रीवियसली अप्रूवल चाहिए, मतलब बाकी सारे साझेदारों की भी अप्रूवल चाहिए। कुछ मामले में एक व्यक्ति का साझेदार के पास फर्म को बाध्य करने का कोई शक्ति नहीं होती है, मतलब ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि तीसरे पक्ष फर्म को तब तक बाध्य नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदार सहमति ना हो जाए, मतलब सारे पार्टनर इस बात के लिए अप्रूवल देंगे। अगर सारे पार्टनर ने क्या दिया, ऑल पार्टनर्स ने यहाँ पर अप्रूवल दी है कि हाँ ये काम कर लीजिए, तो ही फिर ये कामों के लिए क्या माना जाएगा, फर्म लायबल होगी और फर्म पेमेंट के लिए दायी होगी, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तभी ठहराई जाएगी। जैसे मान लीजिए एक साझेदार ने काम करा और बी और सी ने, ए ने काम करा और बी और सी ने क्या की, इसके ऊपर अप्रूवल दे दी, हाँ कि हम भी साथ दे रहे हैं, आप ऐसा काम करिए, तो फिर तभी तभी क्या होगा, फर्म क्या होगी, इन कामों के लिए लायबल होगी। जैसे फर्म मध्यस्थता से संबंधित विवादों को प्रस्तुत करना, मतलब क्या होता है, मध्यस्थता का मतलब होता है आर्बिटरी करना, आर्बिटरी से विवाद सुलझाना, मतलब कोई पार्टी ने हमारे ऊपर विवाद कर दिया था, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। तो वो कब कर सकते हैं, जब बाकी सारे साझेदार भी इस पर अप्रूवल दें कि हाँ ठीक है सेटलमेंट कर लो। दूसरा क्या है, एक भागीदार के नाम पर, मतलब कोई एक पार्टनर के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, फर्म की ओर से खाता खोल रहे हैं। किसमें खाता खोल रहे हैं, बैंक में खाता खोल रहे हैं। किसके नाम से, मान लीजिए ए के नाम से हमने एक बैंक में क्या खोला, खाता खोला, ये फर्म का अकाउंट है और इसमें नाम किसका आ रहा है, नाम केवल ए का आ रहा है। तो ये कब खोला जा सकता है, जब बी और सी इसकी अप्रूवल देंगे, नहीं तो क्या होगा, अब बैंक में खाता खुला हुआ है ना, उसमें नाम किसका है, नाम तो ए का है, तो कल से ऐसा हो सकता है ना कि ए पैसे पूरे निकाल ले और बी सी को पता भी ना लगे। तो इतना बड़ा काम हो रहा है तो एक बार बी और सी की अप्रूवल ले लो, अगर उनको पूरा ट्रस्ट है तो फिर बैंक वालों को भी क्या दिक्कत है, तो फिर वो कर सकते हैं। समझ में आया। फर्म की ओर से दावे और दावे के हिस्से का समझौता या त्याग करना, मतलब क्या हुआ, फर्म ने क्या करा, एक वो लगाया था, दावा लगाया था, है ना, एक कंपनसेशन के लिए किसी के ऊपर केस ठोका था, केस लगाया था कि भैया हमारे को ये आपसे केस, हमको इतना कंपनसेशन चाहिए। मान लीजिए ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड से हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा था और वो प्रोडक्ट सही नहीं लगा, तो हमने इनके ऊपर क्या करा, इनके ऊपर एक केस लगा दिया था कि आप हमें इसके लिए कंपनसेशन दीजिए, मान लीजिए 5 लाख का एक कंपनसेशन दीजिए। तो अब क्या हुआ, अब ए गए और ए ने कहा कि 5 लाख का कंपनसेशन मत दीजिए, आप तो 2 ही लाख का दे दीजिए, ठीक है, या आप तो कुछ भी कंपनसेशन मत दीजिए। तो इस तरह का समझौता करना या क्या करना, उसका त्याग करना, मतलब पूरी तरह से उसको छोड़ दिया, लीव कर दिया। तो अगर ऐसा कोई साझेदार कर रहा है, एक अकेला साझेदार, तो वो कब कर सकता है, जब वो बाकी साझेदारों से इसके लिए क्या ले ले, अप्रूवल ले ले, तभी वो ये कर सकता है। मतलब बिना बाकी साझेदारों के अप्रूवल के वो ये काम नहीं कर सकता, मतलब इसको फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड कब माना जाएगा, जब वो पूछेगा, ठीक है।
फर्म की ओर से दायर मुकदमे को और कार्रवाई को वापस लेना, मतलब अगर किसी के ऊपर हमने केस लगा दिया या कोई समझौता था, जैसे मैंने बताया कंपनसेशन के लिए हमने कोई डिमांड कर रखी थी उसको कम कर लिया, या हमने जो केस लगा रखा था उसको वापस ले लिया, तो वो कब ले सकते हैं? जब बाकी सभी साझेदारों की क्या हो, उस पर अप्रूवल हो। फर्म के खिलाफ एक मुकदमे और कार्रवाई को किसी भी दायित्व का प्रवेश लेना, मतलब कोई केस ले रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कब करेंगे? एक्सेप्ट कार्रवाई मुकदमा दायित्व का प्रवेश, मतलब उसको एक्सेप्ट कब करेंगे, कब माना जाएगा? जब बाकी सभी साझेदार उसके ऊपर क्या दें? अपनी अप्रूवल दें। फर्म से संबंधित अचल संपत्ति, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसका क्या करा गया? अधिग्रहण, मतलब इक्विजिशन कर लिया गया। तो ये कब माना जाएगा? ये कब इक्विजिशन करना उचित माना जाएगा? कब इसको सही ठहराया जाएगा? जब बाकी सभी साझेदार क्या करें? अप्रूवल दें। ठीक है, फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना, फर्म की ओर से साझेदारी में प्रवेश कर रहे हैं तो कब माना जाएगा ये? जब बाकी सभी साझेदारों की क्या हो? अप्रूवल हो। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में इससे चांसेस कम है, एक बार देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो यहां से पूछ सकते हैं, यहां से ऊपर के 2 पॉइंटों से बस। ठीक है, कि अगर खाता खोलना हो, बैंक खाता खोलना हो तो सबकी अप्रूवल होनी चाहिए, और अगर विवाद हो तो विवाद को प्रस्तुत करना, अगर कहीं विवाद है उसको प्रस्तुत करना तो वो कर सकते हैं। दूसरा ये यहाँ पर पूछा जा सकता है पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, एक बार बस रीड कर लीजिएगा, इन सब काम को पता होना चाहिए आपको। साझेदारी शक्तियां कहाँ से हैं, लेस आईएमपी पॉइंट है ये वाला, बट एक बार पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे किस पर? साझेदारी और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में अंतर। इसको बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।